जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए, आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी साथी पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो उसको आप लोग नोट करते चले और अंत में अपना स्कोर भी बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ। साथियों, चलेंगे पहले प्रश्न से, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ये देखिए, आपके सामने में आ चुका है पहला प्रश्न। साथियों देखिए क्या है कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। बताइए, लिंग का निर्धारण जो होता है वो किस गुणसूत्र द्वारा होता है। साथियों, क्या एक्स गुणसूत्र द्वारा या वाई गुणसूत्र द्वारा या फिर दोनों ए और बी या फिर साथियों जेड गुणसूत्र द्वारा। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। साथियों, यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में ना टोटल गुणसूत्र की अगर संख्या पूछे तो कितना होता है साथियों, 46 होता है। अगर इसी को अगर जोड़े में पूछ दे साथियों तो 23 होता है। साथियों, अगर इसमें पूछ दे तो 22 जो गुणसूत्र होता है इसको ऑटोसोमल गुणसूत्र कहा जाता है, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और साथियों, जो आपका एक जोड़ा होता है, जैसे आपका क्या क्या हो गया साथियों, आपका एक्स और वाई जो हो गया ये आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये आपका 22 जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। इस तरह आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए, लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है, तो वो आपका एक्स गुणसूत्र द्वारा भी होता है साथियों और वाई द्वारा भी होता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। साथियों चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, एक के बाद दूसरा प्रश्न। देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न जो आपका है कि मानव में गर्भावस्था के दौरान बच्चे का पोषण किस माध्यम से होता है। बताइए कि मानव में जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे का पोषण किस माध्यम से होता है। साथियों जवाब दीजिए, क्या प्लेसेंटा द्वारा होता है या फिर एमनियोटिक सैक द्वारा या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा या साथियों ऑल ऑफ दी अबव। देखिए साथियों, इन सभी को ना, ये सभी आपका इंग्लिश और हिंदी सेम लिखा रहता है। प्लेसेंटा इसको अपरा भी बोलते हैं और इंग्लिश में हिंदी में भी प्लेसेंटा ही लिखा रहता है, और एमनियोटिक सैक को भी साथियों हिंदी में वही लिखा रहता है, और अम्बिलिकॉर्ड भी उसको भी हिंदी में वही लगभग लिखा रहता है। तो इसलिए आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, बस जवाब देना है कि मानव में गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो पोषण होता है ना वो किस माध्यम से होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, जो उसका पोषण होता है इन तीनों माध्यम से होता है, यानी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा साथियों। प्लेसेंटा द्वारा भी होता है, एमनियोटिक सैक द्वारा भी होता है साथियों, और अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भी क्या होता है, वो बच्चे का पोषण होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न में, आज के सेशन का तीसरा प्रश्न। साथियों देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि पंप जो रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है साथियों, क्या मस्तिष्क द्वारा या फिर फेफड़े द्वारा या फिर यकृत द्वारा या फिर हृदय द्वारा। साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि हमारे शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो देखिए साथियों, बहुत सारे मेरे प्रिय छात्र इस भ्रम में होंगे कि आई जो हमारा दिल है ना, हमारा हृदय जो है, ये हृदय क्या करता है, इससे प्यार होता है, मोहब्बत होता है, नफरत होता है। बिल्कुल गलत साथियों। इस दिल जो है ना, इस दिल से ना ही प्यार होता है, ना ही मोहब्बत होता है, ना ही नफरत होता है, बल्कि ये दिल आपका क्या करता है, पंप का काम करता है। किसका साथियों, पंप का। जो पंपर सीट आप देखते हैं ना, जिस तरह पानी को बाहर फेंकता है, उसी तरह से आपका हृदय क्या करता है, वो पंप का काम करता है। और प्यार से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि हमारा जो हृदय है साथियों वो कितने चेंबर में बटा हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है साथियों। ठीक है, चलेंगे इसके बाद, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 3 के बाद चौथा प्रश्न। तो बोलिए कैसा लग रहा है आज का सेशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज का सेशन में। देखिए चौथा प्रश्न साथियों कि जीवों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा वर्ग जो भी है वो हटाइए, पहले ये बताइए साथियों कि हम लोग किस वर्ग में हैं। आपको कमेंट बॉक्स में प्यार से बता देना है कि हम लोग किस वर्ग में हैं। आप लोग फटाफट बताइए साथियों। तो देखिए, जीवों का सबसे बड़ा वर्ग जो है ना वो आपका क्या होता है साथियों, कीट होता है। कौन, कीट जो है, जिसमें कीड़े मकोड़े जितने सारे रेप्टिलियंस है वो आपका किस में आ जाएगा, कीट में आ जाएगा। और सबसे बड़ा वर्ग अगर बोलेंगे जीवों का तो आपका कीट हो जाएगा साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पक्षी वाले वर्ग में किसको रखा गया है, जो आप जिसको चिड़िया वगैरह देखते हैं ना, कौवा मैना तोता जो उड़ता है साथियों, उसको किसमें, पक्षी वाले वर्ग में रखा गया है। और स्तनधारी जो है ना साथियों, ये स्तनधारी, इसको मैमेलियंस कहते हैं, इसी में हम लोग आते हैं। स्तनधारी वर्ग जो है इसी में हम लोग आते हैं साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उभयचर में किसको रखा गया है, जो आपका जल में भी रहता है और आपका स्थल में भी रह सके, जो आपका जल में भी रह सके साथियों और स्थल में भी रह सके, ऐसे प्राणियों को किस में रखा गया है, ऐसे जीवों को उभयचर वर्ग में रखा गया है। तो फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक प्रश्न और कई सारे जवाब साथियों। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न कि पादप कोशिकाओं में
पाई जाने वाली विशेष संरचना कौन सी है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। देखिए, एक होता है पादप कोशिका यानी जो पादपों में पाया जाता है, और एक होता है जंतु कोशिका जो जंतुओं में पाया जाता है। साथियों, कोशिका जो क्या है, जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जिसको कहा जाता है, चाहे वो पादप में हो चाहे वो जंतु में हो। तो बोला है कि कौन सी संरचना है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो क्या वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, या क्लोरोप्लास्ट है साथियों, या केंद्रक है, या साइटोप्लाज्म है। फटाफट जवाब दीजिए, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा है जो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है साथियों। तो देखिए, आप सबको प्यार से बताते चले, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों, ये सब में पाया जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और केंद्रक जो है साथियों, ये आपका जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है, और ये केंद्रक ही जो है वो क्या करता है साथियों, पूरे कोशिका को ना नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का काम करता है। और बचा जो साइटोप्लाज्म है साथियों, ये आपका जो है, ये आपका जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, ये जो क्लोरोप्लास्ट है साथियों, ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्या बोला था कि नहीं पाई जाती है, और वही होगा ऑप्शन बी, यानी सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 5 के बाद छठे प्रश्न में। देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने में क्या है कि पायरोटेक्निक विधि किस धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। बताइए, किस धातु के निष्कर्षण के लिए पायरोटेक्निक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्या साथियों, सोना, या फिर लोहा, या फिर पारा, या फिर चांदी। देखिए, यहाँ से ना कुछ बहुत छोटा छोटा सवाल है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि सबसे अगर सुचालक अगर धातु की बात करें, सबसे सुचालक तो कोई और नहीं बल्कि चांदी है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और पारा जो है साथियों, पारा जिसका Hg सूत्र है, Hg जिसका संकेत है साथियों, ये पारा एकमात्र धातु है जो आपका किस अवस्था में पाया जाता है साथियों, जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु पारा है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए, पायरोटेक्निक विधि जो है वो किस धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आपका लोहा, किसके लिए साथियों, लोहा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए, 7वां प्रश्न आपके सामने में है कि यूरिया को बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। देखिए साथियों, यूरिया को बनाया था कौन, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि यूरिया जो है ना, इसको आपका बनाया था कौन, उलर साहब। कौन, उलर साहब, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसको पिता कहा जाता है, वही उलर साहब क्या किए थे, यूरिया बनाए थे। और सबसे पहला आपका यूरिया क्या था, यूरिया साथियों, तो साथियों देखिए, प्रयोगशाला में जो बनाया गया, यहाँ से ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा था, तो आपका यूरिया ही साथियों। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभी सीधे तो यूरिया का सूत्र भी पूछ देता है। बहुत आसान है, आपको याद रखिएगा क्या, बस NH2 याद रखिएगा और CO याद रखिएगा, और आगे भी NH2 और पीछे भी NH2। बहुत आसान है साथियों ये आपका यूरिया का सूत्र, इसको याद रखने का तरीका। तो देखिए, यूरिया को बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया गया था, तो बताइए फटाफट। तो यूरिया को बनाने के लिए साथियों किसका, अमोनियम क्लोराइड का, किसका, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन किसके साथ साथियों, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करने पर ना आपका यूरिया जो है, ये आपका यूरिया बनके तैयार हो जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न। देखिए, 8वां प्रश्न आपके सामने में है, आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से है साथियों। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है। आपको चारों में देखना है, चारों में देख के बताना है कि किसमें गैस उत्सर्जित होती है, यानी गैस बाहर निकलती है। क्या साथियों, पहला जो रिएक्शन है Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस कॉपर जो निकल के आया। तो देखिए, ये वाला जो आपका रिएक्शन है, इसके बारे में आप लोग को बताते चलें कि Fe जो है ना साथियों, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो क्या किया, जो आपका कॉपर सल्फेट से वो कॉपर को हटा कर क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। तो देखिए, इसको जो हटा दिया तो यानी विस्थापित कर दिया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। ध्यान रखिएगा, कौन सा अभिक्रिया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इस तरह भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरा जो देखिए Zn और H2SO4, ये आप क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस H2। देखिए साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई भी अम्ल ना आपका किससे, धातु से रिएक्शन करता है ना, तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और यहाँ पे बोला था कि गैस उत्सर्जित होती है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है
ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए ये आपका धातु अम्ल से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला, और यही इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा साथियों। और कुछ और जान लेते हैं, जैसे कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि बताइए ये जो आपका रिएक्शन है ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आप एक बार देख लीजिए आपका AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए क्या बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना साथियों, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके देखिए साथियों क्या है, NaOH और HCl मिलके क्या बनाया आपका सोडियम क्लोराइड और आपका जल यानी लवण और जल बनाया। देखिए ई है आपका अम्ल, ई है आपका क्षार। अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करता है साथियों क्या बनता है, लवण और जल बनता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं साथियों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपके सामने में आ गया है, आपके सामने हाजिर हो चुका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है। फटाफट आप लोग क्या कीजिए, रिएक्शन कर लीजिए। क्या है साथियों, HCl है, और आपका क्या है साथियों, रुकिएगा HCl, थोड़ा सा रुकिएगा, HCl प्लस NaOH। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा ना साथियों, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से आपका सोडियम, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस H2O निकल के आएगा साथियों। ये जो आपका रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2O बन के आएगा। तो देखिए क्या बोला था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो कौन सा लवण बनता है, तो आपका कौन सा लवण बन गया साथियों, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहा जाता है। और ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये चिल्ला के बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए अगर ये भी सवाल पूछ देता कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में रिएक्शन होता है तो इससे जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है तो बताइए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए क्या बन रहा है, NaCl और H2O बन रहा है, मतलब लवण और जल बन रहा है। और आप जानते हैं कि जब लवण और जल बने तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में। बिल्कुल भी आप लोगों को अपना जोश को कम नहीं करना है साथियों, अपने जोश को बनाए रखना है। मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती है, आप फल की चिंता ना करें, बस आप मेहनत करते चले साथियों। देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने में आ गया, नमक पानी जो सॉल्ट वाटर है किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए आप क्या कीजिए, पानी में ना नमक मिला दीजिए, उसके बाद आप खुद देखिएगा जब आप पानी में नमक मिलाइएगा साथियों तो देखिए पहली बात तो वो तत्व होगा नहीं, क्योंकि पानी तो पहले से ही यौगिक है, तो तत्व होगा नहीं साथियों। और यौगिक भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए आपका क्या है, यौगिक पानी खुद यौगिक है, लेकिन उसमें आप क्या मिला दिए, नमक मिला दिए, अब तो यौगिक रहा नहीं साथियों। उसके बाद देखिए एक आपका है सजातीय मिश्रण और एक होता है आपका विषम जातीय मिश्रण। तो देखिए साथियों जब आप नमक और पानी को मिलाइएगा ना तो आपका समांगी मिश्रण होता है, इसलिए क्योंकि नमक पानी को आप घोलिएगा ना तो उसका हर एक कतरा, पानी का हर एक कतरा आपको उसमें आपको ना वो नमक का टेस्ट आएगा साथियों। इसलिए जब इस तरह का आपका मिश्रण होगा ना, चाहे नमक पानी हो जाए, चीनी पानी हो जाए, तो इस तरह का मिश्रण आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। या तो समांगी बोलिए या फिर आप उसको प्यार से सजातीय मिश्रण बोलिए। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न। बोलिए आप लोगों को हम लोगों का सेशन कैसा लगता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है। तो देखिए साथियों आ गया और एक मज़ेदार सवाल। आप सभी ना गाड़ी में बहुत कोई ट्रेवल किए हैं या फिर बहुत सारे प्रिय छात्र कभी कभी जो लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो अचानक बीच बीच में बाइक में ब्रेक भी मारते हैं। तो देखिए बीच में जब चाहे गाड़ी हो जाए या फिर बस हो या फिर ट्रेन हो या फिर बाइक हो, अचानक जब ब्रेक मारा जाता है ना साथियों, तो जो पीछे बैठा आदमी रहता है या फिर आप कभी बस में बैठे रहते हैं तो आप आगे की ओर चले जाते हैं। रीज़न क्या है आपको बताना है। वही सवाल पूछा था कि इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, बताइए। क्या न्यूटन के पहले नियम के द्वारा की जाती है, या न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा साथियों, या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा, या फिर संवेग संरक्षण सिद्धांत के द्वारा। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत मज़ेदार सवाल है। ये जो सवाल है ना साथियों, इसको आप लोग अपने रियल लाइफ में बहुत कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा। ये आपका न्यूटन साहब जो है ना, न्यूटन साहब के पहले नियम को क्या करता है, ये फॉलो करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आप प्यार से बस इतना बता दीजिए कि न्यूटन साहब के जो पहला नियम है इसको और किस नाम से जाना जाता है। बस आप लोग इतना प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। चलेंगे 1 के बाद 11 के बाद 12वां प्रश्न में। चलिए ये है आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न अब आपके सामने में रहा, जो आपको दिला सकता है, आपको कॉलेज में एक सीट दिला सकता है साथियों। देखिए 12वां प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फटाफट बताइए। जो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बताइए विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, या फिर विद्युत प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा सिद्धांत पर कार्य करती है, या फिर साथियों धारा चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। फटाफट आप लोग बताइए। देखिए बहुत आसान सा सवाल है,
लेकिन आप लोग को हम यहीं तक नहीं ना छोड़ेंगे। बस देखिए, इस सवाल का जवाब हालांकि सबको पता है कि विद्युत मोटर जो है साथियों वो आपका चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए ठीक है, बस आपको प्यार से ये बताना है कि विद्युत मोटर जो है ना साथियों वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताना है। कमेंट बॉक्स में हर हाल में आपको बताना है कि विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हर हाल में बताना है साथियों। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न। इसी तरह से अपना जोश को बनाए रखें, आप लोग अपना जोश को खत्म होने मत दें। उस समय तक आप तैयारी करते रहें जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। देखिए 13वां प्रश्न कि तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको टेम्परेचर मापना है टेम्परेचर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, फटाफट बताइए। क्या बैरोमीटर का, या थर्मामीटर का, या एनीमोमीटर का, या फिर हाइड्रोमीटर का? फटाफट आप लोग बताइए साथियों किसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए आपका जो तापमान है ना, टेम्परेचर है, उसको मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। किसका? थर्मामीटर। अब आप जानिए थर्मामीटर ना दो तरह का होता है साथियों। एक तो आपका होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसमें कभी हम लोग अगर बुखार हम लोग को आ जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक आपका होता है क्या साथियों, प्रयोगशाला। ये क्या होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर। बस यहाँ से ना इन दोनों से एक सवाल हर हाल में पूछता है। क्या सवाल पूछ सकता है? जैसा भी सवाल पूछे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ना परिसर पूछ देता है, रेंज पूछ देता है कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ये किसका होता है साथियों? ये होता है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज होता है। अगर वहीं पे कभी आपको पूछ दे कि प्रिय छात्रों हम आपको डॉक्टरी नहीं पूछ के पूछ देंगे प्रयोगशाला का, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वो आपका -10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से। रुकिए साथियों, देखिए हम लोग का जो पेन वो जो टैब है वो ख़राब हो गया है, ऑर्डर की अभी तक नहीं आया है, उस वजह से ना हम लोग सही से लिख नहीं पा रहे हैं साथियों। आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट कीजिएगा। देखिए प्रयोगशाला जो थर्मामीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज होता है। इस बात को भी आप नोट कीजिएगा साथियों। रेंज का मतलब है कि ये आपका 35 से 42 के बीच के ताप को माप सकता है और ये -10 से 110 के ताप को माप सकता है। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी सब बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिए चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न। देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। बताइए बैटरी में जो ऊर्जा जमा रहता है, संग्रहित रहता है, किस रूप में साथियों? क्या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, या रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या उष्मा ऊर्जा के रूप में, या परमाणु ऊर्जा के रूप में? तो देखिए साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि बैटरी में जो ऊर्जा संचित रहती है, जमा रहती है, वो आपका ना ही यांत्रिक, ना ही साथियों उष्मा ऊर्जा, ना ही परमाणु ऊर्जा, बल्कि वो किसमें आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और बहुत प्यारा सा सवाल है। आप पढ़े हैं जरूर 9th-10th में कि अदीप्त वस्तु का एक उदाहरण है। देखिए आप पढ़े थे दीप्त और अदीप्त। अदीप्त किसको बोलते हैं? जिसके पास ना अपना रोशनी नहीं होता, जिसके पास अपना रोशनी नहीं होता उसको अदीप्त बोलते हैं। तो चलिए एक तरफ से हम लोग ना हल करते चलेंगे आंसर। क्या सूर्य के पास अपना रोशनी होता है? बिल्कुल साथियों होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये अदीप्त नहीं होगा बल्कि दीप्त होगा। और जलता हुआ बिजली के पास भी अपना रोशनी होता है साथियों, तो ये भी आपका अदीप्त नहीं होगा। जलती हुई मोमबत्ती के पास भी अपना रोशनी होता है, तो ये भी आपका अदीप्त नहीं होगा साथियों। लेकिन हमारा जो प्यारा चंद्रमा है, चंदा मामा, ये चंदा मामा के पास ना अपना रोशनी नहीं होता साथियों। ये आपका क्या होता है? ये सूर्य की रोशनी से चमकता है, इसका अपना रोशनी नहीं रहता है। इसीलिए साथियों जो चंदा मामा है, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, जो चंदा मामा है ना, ये आपका क्या होता है? अदीप्त होता है। और आपको ढूंढ के निकालना था कि अदीप्त कौन सा है, तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए जो चंदा मामा है ना वो हमारा उपग्रह है, हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और वो कौन है? चंदा मामा है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने में आज के सेशन का 16वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 16 कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। वसा और तेल का जब ऑक्सीकरण हो जाता है साथियों तो उसको क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को क्या उसको जंग लगना कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसको प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, या फिर विकृत गंधिता कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आप सबको बताते चले कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? पेड़ पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है ना, पेड़ पौधों का भोजन तैयार करने का एक तरीका है प्रकाश संश्लेषण। और जंग लगना साथियों, जब जंग लग जाएगा वो आपका क्या? रासायनिक परिवर्तन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे विकृत गंधिता। क्या बोलेंगे साथियों? विकृत गंधिता। यानी गंध का मतलब बांस हो जाना, बांस हो जाना मतलब खराब हो जाना। देखिएगा आप अपने घरों में जो आपकी अम्मी है वो क्या करती है कि जो सब्जी जो चावल आपका बच जाता है, या तो जिसके घर में फ्रिज है साथियों वो फ्रिज में रख देता है, या नहीं तो वो उसको क्या करता है? वो रात में गर्म कर लेता है, गर्म करके रखता है ताकि उसको सुबह फिर खा सके। इससे क्या होता है? अगर उसको आप गर्म कर दीजिएगा तो उससे ना उसमें वसा और तेल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, यानी उतना फटाफट वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो आपका
आपका वो सेफ रहता है। तो साथियों वसा और तेल का अगर ऑक्सीकरण हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब यानी आपका भोजन खराब हो गया जिसको और आप खा नहीं सकते हैं। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए 17वां प्रश्न आपके सामने में है। क्या है आपके सामने में, आप लोग खुद देखिए कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान। देखिए जी का मान पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो बुच्चुन जी है ना साथियों, छोटा वाला जी, इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर, रुकिएगा थोड़ा सा, पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका छोटा जी का मान होता है। और ये आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस जी का मान ना हमारी पृथ्वी में अलग अलग जगह में ना इसका मान बदलते रहता है। तो देखिए जैसे आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि जी का मान ना सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान सबसे अधिक अगर पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा सबसे अधिक कहाँ पे होता है साथियों, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ना जी का मान ना सबसे अधिक अगर बोले तो ध्रुवों पर। उसके देखिए अगर सबसे कम बोले तो भूमध्य रेखा। कहाँ साथियों, भूमध्य रेखा लिख लीजिए आप लोग सुन करके, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब सुनिए कि देखिए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अब देखिए आप भूमध्य रेखा पर हैं, यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो जी का मान क्या होगा साथियों। देखिए आपको पता है कि ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। और आपका कहाँ है, आपका भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अब जब भूमध्य रेखा से इधर जाइएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा साथियों, जी का मान बढ़ता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न में। देखिए 18वां प्रश्न जो आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 18, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। देखिए फ्यूज में जो तार लगाया जाता है ना, उस तार में क्या लक्षण होता है साथियों, क्या गुण होता है उसका। तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए कि उसका न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक होता है उस तार का, या फिर उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक होता है साथियों, या फिर उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होता है, या फिर न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक होता है। तो देखिए साथियों फ्यूज में जो तार का इस्तेमाल होता है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो तार आपका कैसा होता है, उसका प्रतिरोधकता ना उच्च होता है, प्रतिरोधकता उसका उच्च रहता है, लेकिन उसका गलनांक है ना साथियों, वो गलनांक निम्न होता है। उसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए आप लोग भी कभी कभी घरों में अपना ना वो स्विच में तार लगाए होंगे जरूर, तो उस तार में देखिएगा कभी ना कोई अगर मोटा करके लगा देता है तो उसको मना करता है, मोटा करके इसलिए नहीं लगाने देता है क्योंकि देखिए उसका गलनांक कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। गलनांक निम्न होने का फायदा क्या है साथियों कि जब अगर अधिक वोल्टेज हो जाएगा ना तो वो गल जाएगा, गल करके क्या हो जाएगा, जो करंट का फ्लो है वो कट जाएगा, जिस वजह से आपके घर में जो AC, फ्रिज, कूलर, पंखा जो भी है वो उसमें वो आपका खराब नहीं होगा साथियों। इसलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में। अच्छा बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, फाइनली लास्ट में बता दीजिए। देखिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम ओर आ चुके हैं, अब तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। देखिए 19वां प्रश्न है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका। अब देखिए समस्थानिक किसको बोलेंगे, आप आंसर में मत जाइए, पहले समझ जाइए। एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारित। देखिए सम का मान होता है बराबर, सम माने बराबर। अब स्थान का मतलब नहीं जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें बराबर होगा, क्या साथियों, यानी स्थान मतलब नहीं जिसमें क्या बोलते हैं उसका, जिसका परमाणु क्रमांक जिसका समान होगा वही ना। तो देखिए अब यहाँ पे जानिए कि समस्थानिक यानी परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। देखिए परमाणु भार अगर समान होगा साथियों तो वो आपका समस्थानिक नहीं बल्कि समभारिक होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक जो है समान, बिल्कुल, यानी परमाणु क्रमांक अगर जिसका समान होगा, एक जैसा होगा, ये तो सब इसका मतलब है कि सबका स्थान एक होगा, और सबका स्थान एक होगा तो साथियों क्या हो जाएगा, वो आपका समस्थानिक हो जाएगा। यानी परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, समस्थानिक हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। देखिए हम लोग आ चुके हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों 20वां प्रश्न कि धनायन तब बनता है जब। अब बताइए कि कोई धनायन कब बनता है, जब वो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या फिर परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, और आप अगर दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसान भी सवाल है। इसीलिए प्यारे साथियों इस सवाल का जवाब हम आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्यार से बताना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा, कि धनायन कब बनता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये 20 प्रश्न आप लोगों को मजा आया कि नहीं आया। देखिए एक बात तो आप लोग ध्यान रखिए
कि अभी आपका जो ही एग्ज़ाम डेट आएगा ना, आप लोगों के लिए और नए तरीके से हम लोग प्रश्न लेके आएंगे, बिल्कुल नो एक्सप्लानेशन, फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे अभी 20 प्रश्न है तो उस समय हम लोग हर दिन कम से कम 50-100 प्रश्न लेके आएंगे और आप लोगों की तैयारी को एग्ज़ाम के दिन तक इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जा करके सवाल चुटकियों में लगने लगे, कि ऐसा लगे कि अभी हम लोग सर के पास सवाल आ रहा है और फटाफट टिक मारते जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, जब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहें और अपना नाम रोशन